Hello everyone, welcome back to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So finally see, अगर आप इस सेशन में हैं तो डेफिनेट सी चीज़ है कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा दैट क्या टॉपिक्स हैं हम जो रीजनिंग में छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप दैट सबसे नीचे थंबनेल पे लेफ्ट हैंड साइड पे, बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार मार्क करके कुछ TNC लिखा था मैंने, जैसा डिस्क्लेमर टाइप ऑफ होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो पूरा सेशन उसी पॉइंट पे ये रहने वाला है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम पहले बेस बनाएंगे, समझेंगे उनको, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा आप करना चाहें तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और कौन सी चीज़ें अगर आप टॉपिक छोड़ते हैं तो बाकी कौन से टॉपिक है जिन पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लानी होगी, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, सो दैट आप मेक श्योर कर सकें कि आप सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं एंड ओवरऑल भी आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड जितने भी आप लोग हैं एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन देखिए ये है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे YT पे, YouTube पे जो भी हम सेशंस करते हैं वो हमेशा वहीं पे रहते हैं। ठीक है, आज जो मैं ये सेशन कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ जिनका एग्जामिनेशन इस साल है, लेकिन ये सेशन रहेगा YouTube पे, हो सकता है अगले साल भी कुछ स्टूडेंट्स जैसी नोटिफिकेशन आएगा आप सर्च करने लगते हैं RBI ग्रेड बी से रिलेटेड, तो हो सकता है आप एक साल बाद जो भी स्टूडेंट्स को देखें तो आपको लगे कि यार ये फैकल्टी ऐसे क्या मतलब डिस्कशन हो रहा है टॉपिक छोड़ने, जबकि हम तो ये सुनते हैं कि सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। इसलिए मैं हर चीज़ डेट वाइज आपको स्पेसिफिकली बताता जा रहा हूँ। आज जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, इस सेशन में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज है आपका 13 जून। ठीक है, एंड जो आपका एग्जामिनेशन है फेज 1 का आपको पता ही है दैट विल बी ऑन 9 जुलाई। तो अगर मैं जून की बात करूँ तो 7 और 17 और 9 26 दिन अप्रॉक्स आप मान लीजिए एग्जाम से। आज जब हम इस टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं तो ये हम एग्जाम से 26 दिन पहले, लगभग 25-26 दिन पहले कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़, जब नोटिफिकेशन आया था तो हमने मतलब मैंने रीजनिंग से रिलेटेड काफ़ी जेनरिक सेशन किए थे, हाउ टू स्कोर दीज मच ऑफ मार्क्स, हाउ टू प्रिपेयर, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपने वो सेशन ज्वाइन किया था तो उसमें मैंने टॉपिक छोड़ने की बात नहीं कही थी। इनफैक्ट कॉमेंट में सेशन में आप में से काफ़ी स्टूडेंट थे जिनका डाउट था कि सर सिटिंग अरेंजमेंट पजल छोड़ दें क्या। अगर वो बात आज आप मुझसे पूछोगे, आज का मेरा मतलब है जब 25 दिन बचे एग्जामिनेशन में, बिकॉज देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने वेट नहीं किया नोटिफिकेशन आउट होने का। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू की। और आज जो ये सेशन है मैं स्पेशली उनको डेडिकेट कर रहा हूँ, उनकी हेल्प के लिए, जिन्होंने अभी हाल ही में मतलब अभी वो उठे हैं, अब चलो तैयारी करते हैं, या फिर अभी तक थोड़ी कैजुअल अप्रोच थी बिकॉज टाइम 2 महीने का था नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में, मार्क्स आपके अच्छे खासे नहीं आ रहे हैं रीजनिंग में, सेक्शनल कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी है। तो ये सेशन स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ खास स्कोर कर नहीं पा रहे, अभी भी आपको लग रहा है कि यार इतना सारा है पढ़ने को, फेज 1 का है, फेज 2 का है, यही टाइम है पढ़ने का, फेज 1 और फेज 2 में जो गैप होगा उसमें तो हम रिवाइज करेंगे और पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में एग्जाम से 20-25 दिन पहले अब अगर आप को ऐसा लगता है कि रीजनिंग में स्कोर, आप थोड़ा पैनिक हो रहे हैं रीजनिंग में कि इतना सारा सिलेबस नहीं पढ़ा जा रहा, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सेशन है। यही चीज़ आप मुझसे 1 महीने पहले अगर डिस्कस करते 1-on-1 फेस टू फेस, तो उस वक्त मैं आपको यही बोलता कि कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम था। अब जब आपके पास इतना टाइम का इतना हो चुका है, अब अगर आप मुझसे ये चीज़ पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेटेज के साथ बताऊंगा कि कम से कम टाइम में इतना तो आप कर ही लो, सो दैट आपका जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, साथ ही साथ अच्छा स्कोर भी आप कर पाओ, ताकि ओवरऑल स्कोर भी आपका इंप्रूव हो पाए। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद ये चीज़ आप अप्लाई करना। ठीक है, तो चीज़ें अप्लाई करने से पहले इसलिए ये बेस बताना ज़रूरी है, बिकॉज कहीं आप इस सेशन को अगले साल नोटिफिकेशन के वक्त ना देख लो कि अभी तो यार 2-2.5 महीने और सर ये कह रहे हैं कि ये टॉपिक ही मत पढ़ो। नहीं, ये एग्जाम से 25 दिन पहले की बात है, क्योंकि अब आप उस सिचुएशन में है जब आपके पास टाइम कम है और आप थोड़ा लेट जगे हो, लेट अवेयर हुए हो, अब आपको लग रहा है कि यार रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट सी लग रही है, तो आपके लिए सेलेक्टेड टॉपिक्स कौन से होने चाहिए। अगर आपकी पहले से तैयारी चल रही है, नोटिफिकेशन आने से भी या फिर उससे पहले भी, तो आपके लिए सेशन यूजफुल नहीं है, आपकी तैयारी ऑलरेडी एक स्टेप अच्छी है। ये सेशन किसके लिए आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी देख लेते हैं। हम लगभग 26 दिन पहले की बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन सी। आपकी सिचुएशन क्या है? आपकी सिचुएशन है कि आपके अभी अच्छे खासे मार्क्स रीजनिंग में नहीं आ रहे हैं,
आपको अभी बर्डन सा लग रहा है कि यार इतना सब कुछ है पढ़ने का, फेज 2 का भी अभी ही पढ़ना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपके क्वांट है, रीजनिंग है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारा सिलेबस है, आप बस इस सोच में डूबे हुए हो कि क्या छोड़ दें और क्या पकड़ लें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले, कौन सा टॉपिक थोड़े कम कर लें, और टाइम नहीं है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल टच ही नहीं करें, छोड़ दें। तो आई होप ये 2 स्लाइड मैंने केवल इसलिए लिखी थी ताकि आप इस सेशन को मिस इंटरप्रेट ना करें। टाइम की बात है, आज मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं जब 25 दिन बचे एग्जामिनेशन में। यही डिस्कशन 1 महीने पहले होता तो मैं आपको बोलता कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, क्योंकि टाइम ज़्यादा था, प्रैक्टिस कर सकते थे, और हमेशा हमारी यही अप्रोच रहती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हम किसी भी एग्जामिनेशन में जो भी आप दे रहे हैं, मैक्सिमम स्कोर विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी कर सके। अब बढ़ते हैं आगे। सिलेबस आप सबको पता ही है, मैं सिलेबस रिपीट नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे ही हैं, लेकिन उसमें से हमें अब थोड़ा सा सेलेक्टिव होना है, वो हम अब आगे स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, केवल अगर मैं इसका वेटेज आपको बताऊं, ठीक है, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में से अप टू 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट आ गया तो 5 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग आ गई तो अप टू 10 क्वेश्चन, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी अप टू 6 to 7 क्वेश्चंस। अब आप में से जो लोग मुझे कहते थे, आप लोगों का हमेशा डाउट रहता है, आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? सिटिंग अरेंजमेंट पजल से लगता है, और आप लोग हमेशा यही पूछते हो कि सर सिटिंग अरेंजमेंट पजल छोड़ दें तो क्या हम क्लियर कर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी फेज 1? तो आज एग्जाम से 25 दिन पहले मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ, अगर आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ देते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि फिर आपको देखिए, पहली चीज ये समझ लेते हैं। अब आपको देखिए, मैंने डिवाइड कर दिया, ये चीज मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की थी। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सेट ऑफ टॉपिक्स पिक करना है। मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करेंगे तो यहां से आपको मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इस ग्रुप में मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पजल रखा है। अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसे छोड़ दो। आप मान के चलिए कि आपके लिए एग्जामिनेशन औरों के लिए अलग मार्क्स है, आपके लिए उसमें से 25 नंबर कम कर लो, क्योंकि आप ये छोड़ रहे हो। अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको फिर कोडेड क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स के कर लेने। यहां से कम आप 15 मार्क्स बहुत आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका सवाल ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल नहीं हो रहा सर, बिल्कुल छोड़ दें क्या? उसमें रिस्क देखिए एक है, रिस्क ये है कि अगर 5 सेटिंग अरेंजमेंट पजल आते हैं तो आप मान के चलिए पांचों के पांचों डिफिकल्ट नहीं होंगे कि बिल्कुल हिले ही नहीं, समझ भी नहीं आया, ऊपर से चले गए, लैंग्वेज पता नहीं क्या थी, नहीं, उसमें से एक तो मानिए आप इजी टू मॉडरेट होगा और एक आपका मॉडरेट होगा, बाकी के 2 से 3 मैं कह सकता हूं मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। तो जब आप बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रैक्टिस चले जाओगे इस 1 महीने में, इस 25 दिन में ना, तो वो ईजी वाला भी ना आप कहीं ना कहीं मिस कर दोगे। बट क्योंकि आप पहले से सोच के बैठे हैं कि सर सिटिंग अरेंजमेंट पजल नहीं करें तो चल जाएगा, तो मैं आपको बोल देता हूं मत करो सिटिंग अरेंजमेंट, आज से ही बंद कर दो प्रैक्टिस करना। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन देखिए ये है, अभी जो 25 दिन बचे हैं उसमें फिर आपको कोडेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के, इनइक्वलिटीज के, इस पे सिलोजिज्म के, रिवर्स सिलोजिज्म हो गया, कोडेड सिलोजिज्म हो गया, ये जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है ना, कम से कम इसको तो करो। अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल नहीं कर रहे तो पहली चीज तो आप ये कि अपने लिए आप थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं, जो टाइम आप उनको सॉल्व करते, तो टाइम बचा के आपको यहाँ डिवोट करना है, कुछ ना कुछ तो आप एग्जामिनेशन में लेके जाएंगे ना। हर टॉपिक पे अगर आप यही बोलेंगे सर थोड़ा सा ही आता है, थोड़ा नहीं आता है, तो फिर बात बनेगी नहीं। अगर आप एक चीज छोड़ रहे हो तो दूसरी चीज को बहुत अच्छे से पकड़ना है, पकड़ना इन द सेंस कि उसमें फिर आपको जरूरत से ज्यादा, जितने लोग, बाकी लोग अगर 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्यों? बाकी लोग सिटिंग अरेंजमेंट पजल भी कर रहे हैं, आप लोग तो नहीं कर रहे, तो कम से कम वो टाइम, एफर्ट, डेडिकेशन, हार्डवर्क इन टॉपिक में डालो ना, ताकि इससे जो क्वेश्चन आ जाए वो आपसे एक भी मिस नहीं हो, ठीक है। एक सेट तो आप ये पकड़ लो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं सर हम तो कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल, तो ठीक है, आप इन 3-4 टॉपिक को प्रायोरिटी बना लो इन दिनों के लिए, बाकी आप छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, इसमें आप मार्क्स लेके आओ। क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनमें मार्क्स लेके आ जाओ। इसमें भी अगर आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ते हैं, ये 2-3 टॉपिक भी कर लेते हैं, तो भी आप मान के चलिए 15-20 नंबर तक आपके आ जाएंगे। लेकिन वो फिर वो रिस्की क्यों रहेगा? बिकॉज आपने रिस्क लिया है। एक्यूरेसी आपकी फिर 100% होनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आप छोड़ भी रहे हो, जो टॉपिक आप पकड़ रहे हो उस पर भी थोड़ा सा कैजुअल सी आपकी अप्रोच है, उसमें भी एक्यूरेसी 70-80% की है, तो फिर आप सोचिए कितना रिस्क आप ले रहे हैं। तो अगर एक चीज आप छोड़ रहे हो तो दूसरे पे आपको डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी।
कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो लगभग पिछले कट ऑफ का भी हम सेशन कर चुके हैं, तो आपने देखी होगी जनरली जो रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ है 9, 10, 11, 12 इसके अराउंड ही रहती है। अगर हम 15 को भी बेंचमार्क पकड़ के चलें कि इतने तो आपको हर हालत में मार्क्स लेके आने ही है, लेकिन हम हमेशा थोड़ा सा आगे का करेंगे तो आप मिनिमम 20 प्लस स्कोर तो आप कर ही लोगे। अब आप बोलोगे कि सर 20 प्लस भी कोई स्कोर करने की आप स्ट्रेटेजी बता रहे हो, स्ट्रेटेजी थोड़े अच्छे मार्क्स की तो बताओ। तो फिर अच्छे मार्क्स की मैं ज़बरदस्ती कैसे बता दूँ? ये सेशन ही उस चीज़ का है कि आपकी तैयारी है ही नहीं, 20 दिन 25 दिन बचे, अब आप रीजनिंग में क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है सब पढ़ने से अच्छा है थोड़ा पढ़ो, 100% पढ़ो, तो थोड़े नंबर भी तो भी थोड़े आएंगे ना, पूरे नंबर तो आ नहीं सकते क्योंकि आप तो टॉपिक छोड़ रहे हो। तो कम से कम भी जो चीज़ मैंने आपको बताई है या तो आप इनको पकड़ लो, यहाँ पर भी आपको अगर सिटिंग अरेंजमेंट पजल नहीं देखना, इसको मत देखो, ये वाले तो इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आते ही आते हैं, ये सेट तो कम से कम करो, इसमें भी आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, एक सेट आ गया, 5 मार्क्स पूरे। क्रिटिकल रीजनिंग में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस करो जहां से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। मैं हर मैराथन सेशन में कराता हूं, इंडिविजुअल सेशन भी कराता हूं क्रिटिकल रीजनिंग का, सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे गलती क्यों होती है वो भी देख लो। गलती इसलिए होती है बिकॉज आप खुद के पर्सनल ओपिनियंस देने लगते हो कि आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, वहीं पे चीज़ें गलत हो जाती है। बिकॉज एग्जामिनर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन फ्रेम किया है, वहाँ पे थोड़ी सी एथिक्स की बात होती है, थोड़ी मोरल वैल्यूज़ की बात होती है, किस तरह से कंडीशंस को सॉर्ट आउट किया जाए, जैसे अजम्पशन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे मैं खुद मान के चलता हूँ कि 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो कम से कम यहाँ से 5 मार्क्स तो लेके आओ, 5 से 6। डेटा सफिशिएंसी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक पे बेस्ड, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाले होते हैं, आसान से होते हैं। कम से कम यहाँ से आप 4 से 5 नंबर तो लेके आओ, 10 तो आपको यहीं हो गए। अब ऐसा तो नहीं है आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, कुछ इनइक्वालिटीज अगर आप ये कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ रहे हैं, टाइम बच रहा है ना, टाइम बच रहा है तो फिर आप टाइम यहाँ पे लगाओ। ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी डाल दी मैंने। यहाँ पे क्या है, टॉपिक वही है आपके, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन वगैरह जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो सिंगल लाइनर है या फिर स्मॉल पैराग्राफ बेस्ड है, ठीक है। अगर आप पहली प्रायोरिटी छोड़ देते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं करना, डेटा सफिशिएंसी नहीं करना, सेकंड वाली कोडेड भी कर लिया, तो भी आप इसको लेके चलिए, कम से कम ये तो सॉल्व करिए। अगर आप सिंगल लाइनर और पैराग्राफ वाले अगर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए केवल अगर आप ये करके जा रहे हैं ना तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स अप टू 15 क्वेश्चन मान के चलिए, अप टू 15 मार्क्स ही आप यहाँ से ले पाते हैं। और फिर वही चीज़ है एक्यूरेसी वाली बात, यहाँ पर भी आपने गलत कर दिया तो वही कट ऑफ के आसपास वाली रेंज में आप लाई करेंगे, जो कि बहुत रिस्की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही छोड़नी है। दोबारा से मैं एक बार सम अप कर देता हूँ, उसके बाद सेशन वाइंड अप करते हैं। अगर आपके मन में हमेशा यही डाउट है सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दें तो सर सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो मैं आपको बोल रहा हूँ इन 25 दिनों में छोड़ दो सिटिंग अरेंजमेंट पजल। वो टाइम, एफर्ट और हार्डवर्क है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी बनाओ इन टॉपिक पे, इन 3 टॉपिक पे दो। कोडेड, ये आपके मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, यहाँ से आपके 15 से 20 मार्क्स आसानी से निकल के आ जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कोडेड फॉर्म की, केवल कोडेड फॉर्म की, सिलोजिज्म के रिवर्स भी ले लो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज के, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये भी नहीं करना तो कम से कम सिंगल लाइनर और पैराग्राफ वाले ये तो करो ही करो। इन 3 में से कोई 2 सेट तो आपको करने ही करने, अगर आपका टारगेट है 25 to 30 मार्क्स लेके आने का। तो ये जो 3 प्रायोरिटी मैंने आपको बताई है, पहले में भी 2 डिफरेंशिएट कर दिया, कम से कम 2 सेट तो आप करो। या तो आप ये कर लो और ये कर लो, कोडेड वाले ये टॉपिक प्लस सिंगल लाइनर वाले ये क्वेश्चन, तो आपके 15 से 20 मार्क्स डन है। अगर आपको ये नहीं करना, सेटिंग अरेंजमेंट को तो चलो भूल ही जाओ, आपको इसी से डर लगता है, छोड़ दो, तो भी आप मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग ये कर लो साथ में, या तो ये कोडेड वाले कर लो या फिर ये सिंगल लाइनर पैराग्राफ कर लो, तो भी आपके 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको फिर 100% एक्यूरेसी लेके चलनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है, या तो हम मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन करें सबकी, या फिर सबकी प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आधे टॉपिक्स की करी, लेकिन फिर वो मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, वो एकदम फिर हाई लेवल की होनी चाहिए कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए, आ जाए, तो फिर वो किसी भी हालत में आपसे छूटे नहीं और आप उसको सॉल्व करें एक्यूरेसी के साथ। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आप ये स्टेप लेना अपनी प्रिपरेशन में कि हाँ चलिए सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ देते हैं, या फिर चलिए आपके मशीन इनपुट आउटपुट लॉजिकल बहुत रिस्की है, गलत हो जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं। इन सबको छोड़ रहे हो तो जो इंडिविजुअल टॉपिक पे बेस्ड पैराग्राफ वाले, सिंगल लाइनर वाले और कोडेड वाले क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशंस, आपके कोडिंग, आपकी डायरेक्शन हो गया,
इनइक्वलिटी, सिलोजिज्म, उनमें से एक क्वेश्चन भी आपका छूटना नहीं चाहिए। और फिर मार्क्स भी आप कम ही एक्सपेक्ट करो, फिर 20 से 25। अगर आप मार्क्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं तो आपको डेफिनेट सी चीज़ें, ज़्यादा टॉपिक्स, ज़्यादा एक्यूरेसी और मेहनत के साथ कवर करने होंगे, वाइस वर्सा, डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में वंस द सेशन गेट्स ओवर और क्लैरिटी के लिए कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। मिनिमम एक चीज़ जो सभी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना पढ़ा है, कितना रिटेन किया, कितना भूल गए, उसको याद कैसे रखोगे? उसको देने के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट होते हैं। तो मॉक टेस्ट का वन स्टॉप सॉल्यूशन है बैंक टेस्ट में। यहाँ पे आपको 2800 से प्लस ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। कोड विल बी Y537S 537S टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस, मिनी मॉक्स सब मिल जाता है। मॉक टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये आप सभी को पता ही है, तो ये भी ज़रूरी है। तैयारी के साथ साथ रेगुलर इंटरवल पे मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, सो दैट आप उस सिंक में रहें, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है और कितना हम सही कर पा रहे हैं। इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।